starting off with event number आप event number देखें 6 तक हमने कर लिया था. Today's event is event number 7. Event number 7. Okay जी बेटा, event number 7 जो है इसमें we are moving towards smaller event now. That event is Kanpur mosque incident. Kanpur mosque incident. Clear beta? What is the event name? Kanpur mosque incident. This event can be given only for 4 marks question. सर आपने स्क्रीन नहीं शेयर की. Sorry. Only for 4 marks question है. Is it clear? Kanpur mosque incident only for 4 marks. ये आपने याद रखना कि this event can be only given for 4 marks question. Done online students? ये आपका 4 marks के लिए आता है. Let me just show you the Kanpur mosque incident from the picture. It would be easy for you to understand it. So Kanpur mosque incident था क्या, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, ये हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी देखें जी. ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक दिल्ली दरबार के, ये जो कल मैंने पिक्चर दिखाई थी, इसमें ये एक जगह नजर आ रही है. इस जगह पे सॉरी ऊपर कहीं चला गया है, किधर जा यार. हाँ ये आपको नजर आ रहा है बेटा. ये आपको एक पोर्शन नजर आ रहा है, एक मॉस्क का आउटर पोर्शन डिमोलिश किया है. अगर आप ये पिक्चर में देखें तो आपको एक ये पोर्शन या एक हिस्सा जो है वो डिमोलिश किया हुआ नजर आ रहा है. ये हुआ क्या था कि एक मॉस्क एक रोड बना रही थी. ये इंसिडेंट हुआ था जिस सिटी के अंदर, ये सिटी का नाम था कानपुर. इस सिटी का नाम क्या था? कानपुर. ठीक है, कानपुर के अंदर जो रोड था, इसकी रोड की कंस्ट्रक्शन के दौरान एक पोर्शन आ रहा था. एक साइड पे मंदिर भी था और एक मस्जिद भी थी. एक मंदिर था और एक मस्जिद थी. तो ब्रिटिश ने क्या किया कि एक पोर्शन को, ये इसकी बैकयार्ड के ऊपर ये सारी मस्जिद नजर आ रही है, ये वाला भी पोर्शन मस्जिद थी. ब्रिटिश ने जो मुस्लिम्स की मॉस्क का आउटर पोर्शन था उसको डिमोलिश किया और रोड उधर से गुजार दिया. मुस्लिम्स पहले भी 2 साल पहले या 1 साल पहले 1.5 years ago मुस्लिम्स के साथ ब्रिटिश ने ऐसा ही कुछ किया था कि हिंदू के प्रेशर में आकर मुस्लिम्स के साथ मिसबिहेव किया था. रिवर्सल क्या था? मिसबिहेव ही था ना मुस्लिम्स के साथ. तो अब ये भी हिंदू प्रेशर के अंदर उन्होंने देखें तो तोड़ना तो चाहिए था उन्हें मंदिर को भी, लेकिन उन्होंने किस चीज को तोड़ा? मॉस्क को तोड़ा. तो इससे हिंदू मुस्लिम्स और ब्रिटिश के दरमियान रिलेशंस खराब हुए. सो ब्रिटिश कमिश्नर of Kanpur ordered to demolish outer portion of a mosque in Kanpur. अच्छा, इसके बाद दूसरा क्या काम किया? आउटर पोर्शन को उन्होंने कहा कि इसको डिमोलिश करो. इट वाज डन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड, during construction of
रोड की कंस्ट्रक्शन के दौरान हुआ। फिर उसके बाद मुस्लिम्स वर अपसेट ड्यू टू दिस बिकॉज ब्रिटिश only demolished mosque rather Hindu temple due to pressure from Hindus. इसका रिजल्ट मुस्लिम्स के हवाले से क्या था? Hence, Muslims of India did not want to stay loyal towards the British. उन्होंने क्या कहा? Hence, Muslims of India did not want to stay loyal towards the British. सो इंडियंस नहीं चाहते थे कि अब हम जो है वो ब्रिटिश के लॉयल रहें, रादर दे वांटेड सेल्फ रूल and they wanted self rule. Is it clear? Is it clear to all of you? अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास फर्दर क्या चीज है? अब बेटा फर्दर जो है नंबर 8 है सिल्क लेटर कंस्पिरेसी। सिल्क लेटर कंस्पिरेसी, इसके ऊपर भी बेटा ये भी दिस इवेंट कैन बी गिवन ओनली फॉर 4 मार्क्स। 19, 14, 13 में सी, ये 14, 15 दोनों सालों तक ये चलती रही थी, कंस्पिरेसी थी, कोई एक दिन थोड़ी रही, ये काफी अरसा ये चीजें चलती रही थी। अब ये क्या है कि सिल्क लेटर कंस्पिरेसी जो सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हुई, ये भी सिर्फ ओनली फॉर 4 मार्क्स आपने याद रखना है, बाकी इसका कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, ओनली फॉर 4। इज इट क्लियर? अब सिल्क लेटर कंस्पिरेसी, सिल्क लेटर मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सिल्क लेटर मूवमेंट was started by Maulana Ubaidullah Sindhi and few other ulamas of देवबंद। कुछ और भी उलेमास थे देवबंद के, उनके साथ मिलकर जो है ये मूवमेंट। पर्पस ऑफ दिस मूवमेंट बेटा, पर्पस ऑफ दिस मूवमेंट, पर्पस ऑफ दिस मूवमेंट was to end British rule from India। इनका क्या था, पर्पस क्या था? To end the British rule from India. For this thing, to attain their objective, to attain their objective, letters were written to
letters were written to support Indians against the British to the followers of to the opponents of British, to the opponents of the British. Clear? These letters were written on, these letters were written on silk clothes. These letters were written on silk clothes. Clear हो गया? These letters were written on silk cloth. अच्छा, ये लेटर्स जो हैं वो सिल्क क्लॉथ के ऊपर लिखे गए. However, पंजाब CID, बेटा CID कहते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट. क्लियर? सो पंजाब CID जो है उसने ये लेटर, CID captured these letters related to conspiracy. इस कंस्पिरेसी के अगेंस्ट जो लेटर्स थे उनको कैप्चर कर लिया. और लास्ट में क्या हुआ कि पंजाब उसमें लेक्चर्स को उसमें कर लिया उन्होंने. फिर उसके बाद फाइनली हेंस ब्रिटिश imprisoned उबैदुल्लाह जिसने ये लेटर लिखे थे एंड exiled. तो ब्रिटिश को नाक में दम करके हवा लगा दिया. एक्चुअली जो इंडिपेंडेंस के लिए ज्यादा काम किया वो तो गांधी ने बहुत ज्यादा काम किया है. ब्रिटिश शायद कभी भी इंडिया ना छोड़ के जाते अगर गांधी जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ ना होता. सबसे ज्यादा जो रोल है उसकी अकल बहुत ज्यादा थी. ठीक है, वो करता क्या था, वो कहता था कि ब्रिटिश से हम जंग करके नहीं जीत सकते, हम वॉर करके नहीं जीत सकते, ब्रिटिश आर मोर पावरफुल. वो कहता था कि हमें जो है वो गांधी जो है वो कहता था कि हमें पैसिव रेजिस्टेंस करनी चाहिए इनके खिलाफ. जो भी ये चीज लेके आए ना कहो कि हमें पसंद नहीं है, पैसिवली रेजिस्ट करना शुरू कर दो. मतलब ब्रिटिश की हर चीज पे गांधी ने एतराज उठाया. वो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म लाते थे, वो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाते थे, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराते थे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए थे. गांधी ने हर चीज पे रिजेक्शन शो की. साइमन कमीशन पे रिजेक्शन शो की, रोलर एक्ट पे रिजेक्शन शो की. खिलाफत मूवमेंट जब हुई तो गांधी ने मुसलमानों के साथ खड़े होकर साथ दिया. मतलब गांधी वॉज ए वेरी फार साइटेड पर्सन. जहां पे उसे लगता था कि ब्रिटिश के ऑपोजिशन में कुछ हो रहा है वो साथ खड़ा हो जाता था. तो दैट वाज द रीजन ऑफ इंडिपेंडेंस. ब्रिटिश बेटा गांधी वॉज वेरी पॉपुलर पर्सन. जिस तरह लॉर्ड मिंटो को असैसिनेट नहीं किया जा सकता तो इसी तरह गांधी को भी नहीं किया जा सकता. गांधी वॉज वेरी पॉपुलर. ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि कोई और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे खिलाफ होते. ठीक है, पूरे इंडियंस ब्रिटिश के खिलाफ होते तो फिर ब्रिटिश को भी ना छोड़ते.
हाँ, रात को गोलियां खिलाते हैं बेटा। इतने वो भी नहीं है, पॉलिटिकल लीडर होता है तो उनके ऊपर स्क्रूटनी भी उतनी होती है ना, उनको चेक एंड बैलेंस भी उतना ही होता है। अभी अभी चले ठीक है, इमरान खान को क्यों नहीं जेल में मार रहे? वजह बताओ क्यों नहीं मार रहे? सवाल है मेरा आपसे। अगर मार दिया तो क्या होगा फिर पाकिस्तान में? क्या आएगा? क्या आएगा? आप ये मुझे बताओ, क्या आएगा? लोग सड़कों पे निकलेंगे ना, लोग उसके खिलाफ। तो किसी एक इंस्टीट्यूशन को डर है कि ये अगर हमने उसे मार दिया तो लोग तो हमें छोड़ेंगे नहीं। बेटा गांधी, गांधी जो है ना, वो 1000 टाइम बड़ा लीडर था इमरान खान से। ठीक है, पूरे इंडिया के लोग उसके फैन थे। ठीक है, तो इसलिए घर में मारे या जहां पे मर्जी मारे, इल्जाम ब्रिटिश पे जाना है। जब आपका कोई दुश्मन है तो दुश्मन पे इल्जाम जाता है। किसको कंस्पायर, मतलब जो आपको मारेगा उसी पे कंस्पेरेसी आपकी है, उसका शक आपका उसी पे जाएगा ना, कि नहीं? सस्पिशन तो आपका उसी पे जाएगा कि ये इसके खिलाफ तो इन्होंने मारा होगा। तो दैट इज द मेन थिंग। तो ये चीज है। इंडिपेंडेंस में गांधी का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, गांधी ने हमेशा पैसिव रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया। ठीक है, नॉन वायलेंस को सत्याग्रह कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सत्याग्रह। नॉन वायलेंट पैसिव मूवमेंट के मतलब प्रोटेस्ट करना है हमने, बस पीसफुल प्रोटेस्ट। गांधी कहते ही ये था। सत्याग्रह को सपोर्ट करता हूं मैं। गांधी ने पूरी जिंदगी सत्याग्रह को सपोर्ट किया। ठीक है, सत्याग्रह ने इंडिया ब्रिटिश का सत्यानाश कर दिया, ये याद रखिएगा। सत्याग्रह ने ब्रिटिश का सत्यानाश कर दिया कि ब्रिटिश जो है उनको सत्याग्रह ही ले डूबी थी गांधी की, तभी तो ब्रिटिश इतने फोर्स्ड हो गए थे कि 1947 में वो चले गए, वरना तो शायद वो ना जाते। ठीक है, और मुस्लिम लीग की तो इतनी स्ट्रगल ही नहीं है। मुस्लिम लीग तो हर दफा तो मुस्लिम लीग जो है वो ब्रिटिश का लॉयल बन जाती थी। 1935 में फिर लॉयल बन गई, 1940s में फिर लॉयल बन गई, 1946 तक तो मुस्लिम लीग के लीडर्स को यही नहीं पता था कि हमें इंडिपेंडेंस लेनी भी है कि नहीं लेनी। 46 में जाके पहली दफा। हाँ जी, अच्छा चलें जी। अगर जिना को इतना शुरू में ही पता होता तो जिना पहले कांग्रेस को ज्वाइन क्यों करते? जिना तो पहले कांग्रेस के मेंबर रहे हैं, मुस्लिम लीग तो उन्होंने बहुत बाद में ज्वाइन की। 1920 तक तो मुस्लिम लीग को मोहम्मद अली जिना कुछ समझते ही नहीं थे। 1920 में खिलाफत मूवमेंट के तो खिलाफ थे मोहम्मद अली जिना, खिलाफत मूवमेंट को स्ट्रिक्टली अपोज किया था। मजेदार बात एक और बता देता हूँ कि मोहम्मद अली जिना वाज द बिगेस्ट ओपोनेंट ऑफ अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल के बहुत बड़े ओपोनेंट थे। 1935 तक अल्लामा इकबाल के ओपोनेंट थे मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ ठीक है, खैर ये चीजें हैं, लेकिन जो एक्चुअल मैं सिर्फ सिंपल बताना चाह रहा हूँ कि पैसिव रेजिस्टेंस इज ए बिग थिंग। तो ये चीज है। नंबर 9, इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। ये वॉर रही थी 1914 में स्टार्ट हुई और 1918 में ये खत्म हुई। ये वॉर स्टार्ट हुई थी बाल्कन क्राइसिस से, बाल्कन वॉर से। बाल्कन वॉर्स क्या थी बेटा? 1912 और 1913 में जो यूरोप के आसपास की जो स्टेट्स हैं, टर्की और यूरोप के दरमियान कुछ स्टेट्स हैं, वहां से ये बाल्कन एरिया का नाम है एक। बाल्कन वॉर वहीं से स्टार्ट हुई, फिर वो पूरे यूरोप में फैली, फिर वो यूरोप से दूसरे कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी गई। ठीक है, द मेन सेंटर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 वर the areas near the Balkan which were close to Turkey, which was close to Europe, इनके दरमियान का इलाका था। क्लियर? आपने नाम सुना होगा चेचनिया, युगोस्लाविया, इनके नाम कभी आपने सुने? नहीं कभी सुने? ये कुछ कंट्रीज हैं ये जो ऐसे बॉर्डरिंग एरियाज के रीजन के ऊपर आते हैं। तो इन कंट्रीज से ये वर्ल्ड वॉर 1 ज्यादा रही। तो इसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या है? वॉर तो दुनिया के दूसरी कोने में हो रही है, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। यस, इस पे एक ही सवाल आता है, उस पर कोई और सवाल नहीं आता। वाई, सैंपल क्वेश्चन लिखें, वाई वर इंडियंस
reluctant to participate in World War I. यही सवाल इस पे आता है बेटा। इंडियंस क्यों रिलक्टेंट थे? इंडियंस का मतलब है दोज सोल्जर्स हु वर इन ब्रिटिश आर्मी। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ब्रिटिश आर्मी में जॉब भी तो करते थे ना। वो लोग क्यों रिलक्टेंट थे? वो क्यों ब्रिटिश की तरफ से वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे? वो इस सर्विस को छोड़ना चाहते थे due to the सर war. हिंदूज में ब्राह्मण होते थे, if they cross the sea they would lose their superior status. वेरी गुड, वेरी गुड। इसके अलावा एक और भी है, मुस्लिम्स क्यों रिलक्टेंट थे? यस। सो अब मैं इसकी रीजन लिख पाता हूं कि मुस्लिम सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी did not want to fight against the fellow soldiers of fellow Muslims, sorry, soldiers नहीं, fellow Muslims। बेटा ये फेलो के आगे सोल्जर्स नहीं लिखना, फेलो मुस्लिम्स ऑफ ऑटोमन एम्पायर एज ब्रिटिश वर opponents of Ottomans in this war। ठीक हो गया बेटा? ब्रिटिश वर ओपोनेंट्स ऑफ ऑटोमन्स इन दिस वॉर। तो ब्रिटिश मुस्लिम सोल्जर्स को क्या कहते थे? जाओ ऑटोमन्स के खिलाफ लड़ो। इंडियन मुस्लिम्स वर रिलक्टेंट। बट बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रिलक्टेंट? रिलक्टेंट का मतलब है हेजिटेंट। ऑल्दो दे पार्टिसिपेटेड, यही बात मैं कर रहा हूं, पार्टिसिपेट किया लेकिन वो रिलक्टेंट थे। दे एक्चुअली दे डिड नॉट वांट टू। फोर्सफुली करा रहे थे ब्रिटिश उनसे कि हम आपको पेज नहीं देंगे, हम आपकी पे रोक लेंगे, आपको कोर्ट मार्शल कर लेंगे, आपको जेल में बंद कर देंगे, ये कह के ब्रिटिश लेके साथ। बट इंडियंस वर रिलक्टेंट। अब मुस्लिम के बाद दूसरी रीजन है हिंदू। हिंदू हिंदू सोल्जर्स वर रिलक्टेंट Hindu soldiers were reluctant because of their religious obligations, और वो religious obligations क्या थी? Because of their religious obligations, as Hinduism prohibited sea journey, उनके नजदीक बिकॉज दे बिलीव के सी जर्नी अगर करेंगे तो वो ओमनियस होगा उनके लिए बैड ओमेंस, बैड साइंस है। उनकी एक बुक है, होली बुक के अकॉर्डिंग उन्हें सी जर्नी को अच्छा नहीं समझा जाता और मदरलैंड को लीव करना अब नहीं है, खैर पहले था ये, ठीक है। सो प्रोहिबिटेड सी जर्नी एंड टू लीव देयर motherland and to leave their motherland। डन हो गया बेटा? तीसरा रीजन, द थर्ड रीजन इज Hindus, sorry,
both Hindus and Muslims, both Hindu and Muslims wanted to get benefit from weak position of the British. ये एक ना बड़ा मुझे अच्छा लगता है, आपने ये सेंटेंस से आपको पूरी बात समझ आ जाती है। ये सेंटेंस आपने याद रखना है, ब्रिटिश नहीं, आपने लिखना है ब्रिटिश नेसेसिटी इंडियाज अपॉर्चुनिटी। ये मैंने क्या लिखा है, ब्रिटिश नेसेसिटी इंडियाज अपॉर्चुनिटी। ये बहुत आगे तक चला गया, एक दोबारा लिखते हैं, ब्रिटिश नेसेसिटी एज इंडियाज लिख सकते हैं कि ऑटोमैन एम्पायर में काफी मुस्लिम एरियाज थे, रिलीजियस जैसे काबा वगैरह भी ऑटोमैन एम्पायर नहीं पार्ट था, तो वो मुस्लिम वाले पॉइंट में आप लिखते हैं ना, ठीक हो गया। ब्रिटिश नेसेसिटी बिकेम इंडियाज अपॉर्चुनिटी। कि अब ये सेंटेंस ही आपको बता रहा है कि इंडियंस क्या चाहते थे कि अब ब्रिटिश को हमारी है जरूरत, ब्रिटिश को जो हमारी इस जरूरत के अंदर हम ब्रिटिश को कहीं प्रेशराइज करें कि हमें कुछ दो और कुछ लो, हमारी सपोर्ट चाहिए, यू हैव टू गिव अस राइट्स, हमारी सपोर्ट चाहिए तो यू हैव टू गिव अस राइट्स। तो इसलिए ब्रिटिश नेसेसिटी, ब्रिटिश की जरूरत इंडिया के लिए इट वाज ए बिग अपॉर्चुनिटी। दोनों चीजें विन विन चाहते थे ना, ब्रिटिश को विन क्या मिलता, इंडियन सोल्जर्स की शक्ल में, और इंडियंस को विन क्या मिलता, राइट्स की शक्ल में। यस जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? Is it clear to all of you? Yes or no? Yes, sir. Okay. Next, event number 8. Event number 8 is, sorry, 9, 10, not 10, 8. It is event number 10, beta. It is event number 10. Event number 10 is Lucknow Pact. Lucknow Pact. लखनऊ, बेटा लखनऊ क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट, जगह का नाम है। पैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट। पैक्ट बेसिकली कहते हैं पीसफुल ट्रीटी को, जो पीसफुल होती है उसे हम पैक्ट कहते हैं, जो पीस को मेंटेन करने के लिए की जाता है वो पैक्ट कहता है। एग्रीमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, जो पीस को मेंटेन करने के लिए होता है उसको हम पैक्ट कहते हैं। ये एग्रीमेंट और पैक्ट में फर्क याद रख लीजिएगा, ठीक है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड पैक्ट। क्लियर? ट्रीटी भी किसी चीज के बारे में हो सकती है, पैक्ट जो है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर मेंटेनिंग द पीस। पीसफुल एक्ट से ये निकला पैक्ट, ठीक है? लखनऊ पैक्ट क्या है? इट वॉज एन एग्रीमेंट between Muslim League and Congress leaders. It was an agreement between Muslim League and Congress leaders to resolve their political disputes, This agreement
This agreement was signed due to efforts of Jinnah, who was later called ambassador of Hindu-Muslim unity, who was later given title of ambassador of Hindu-Muslim unity. Is it clear? Who was later given title of ambassador of Hindu-Muslim unity. Ambassador of Hindu-Muslim unity. Is it clear? Acha. In this agreement, in this pact, both parties organized their annual sessions at Lucknow on same day clear? Even on the place was same as well. डन हो गया बेटा? इवन कांग्रेस के जो बड़े बड़े एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ना, जिसमें आपने नाम सुना होगा कभी, तिलक का नाम सुना ना आपने? तिलक का नाम सुना है कभी आपने? बेटा तिलक वगैरह भी जो है वो इसमें जिन्ना के साथ मिल के बैठे थे। ये तिलक पहली दफा हिंदुओं का लीडर तिलक भी जो है, कांग्रेस का जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर था तिलक, ये भी मॉडरेट हो गया। ये भी क्या हो गया? मॉडरेट हो गया। और जिन्ना तो पहले से मॉडरेट थे, ठीक है? तो ये इन दो बड़े बंदों के दरमियान, ये तिलक था और ये जी आगा खान भी है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर बैठा हुआ है एक साइड पे, और ये शौकत अली बैठा हुआ है। बाकी पीछे कौन है ये नहीं मुझे पता। हाँ, अली ब्रदर्स भी हैं, अली ब्रदर बैठे हुए हैं। अच्छा, सवाल आता है, सिंपल क्वेश्चन लिखेंगे। सिंपल क्वेश्चन, व्हाई लखनऊ एट why was Lucknow Pact came about in 1916? सवाल है कि ये लखनऊ पैक्ट 1916 में क्यों आया? क्या वजह थी कि दैट पैक्ट वाज साइंड इन 1916 बिटवीन वो दो पार्टी जो दोनों एक दूसरे की दुश्मन है? बेटा दो दुश्मनों के दरमियान जब दोस्ती हो जाए तो वो, इसका मतलब क्या है? जब इनका कॉमन एनिमी बन गया। ये ऐसे ट्रायंगल था, ये देख रहे हैं आप, ये ट्रायंगल है इंडिया। इंडिया की पॉलिटिक्स हमेशा ट्रायंगल में रही है। एक साइड पे कांग्रेस, एक साइड पे मुस्लिम लीग और एक ब्रिटिश। अब होता क्या था, हाँ, कभी किसी के साथ किसी की दोस्ती। अब यहां पे देखिए, मुस्लिम लीग का 1914 में कौन दुश्मन था? 1914, 15, 16 में कौन दुश्मन था मुस्लिम लीग का? ब्रिटिश। कांग्रेस का कौन दुश्मन था 1915, 16, 17 के अंदर, 14, 15, 17 के अंदर? ब्रिटिश। एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। अगर मेरा एनिमी जो है, एनिमी मेरा अगर शेरदिल है और नासिर जमाल भी मेरा एनिमी है, तो एक बंदे को मुझे दोस्त बनाना पड़ेगा। एनिमी ऑफ माई एनिमी। और नासिर जमाल शेरदिल का भी एनिमी है। मतलब अगर आप ये देखें कि एक साइड पे नासिर जमाल है और एक साइड पे मैं हूं,
अब इंडिया और पाकिस्तान और चाइना की एग्जांपल लेते हैं। चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये तीनों आपस में, चाइना और इंडिया भी दुश्मन है, पाकिस्तान और इंडिया भी दुश्मन है। तो इसीलिए पाकिस्तान और चाइना की आपस में दोस्ती है। ये बात याद रखिएगा। समझ आ गई? इन रियल सेंस में, रियल पॉलिटिक्स के अंदर जो भी आपके दुश्मन का दुश्मन होता है वो आपका दोस्त होता है। क्लियर? Why did Lucknow Pact came about in why was Lucknow Pact came about in 1916? Number one, E1, due to British necessity. Due to British necessity, it was opportunity for, अभी वर्ल्ड वॉर 1 तो चल रही है ना, 1914 से 18 के दरमियान में ये इवेंट हो रहा है, तो इसलिए इट वॉज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस, हेंस कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मेड unified objectives. Muslim League made unified objectives and signed this agreement. Simple. P2. It came about due to efforts of moderate leaders like Jinnah and Gokhale, who dominated politics, who dominated कांग्रेस का ही था, मुस्लिम लीग भी कांग्रेस की लीडर थे बाय द वे, dominated politics in early 1900s. ठीक है, 1900 के 10, 11, 12, 13, 14 तक मोहम्मद अली जिन्ना और गोखले दोनों बड़े पावरफुल थे। फिर गोखले की डेथ हो गई थी 15 और 16 के, बिल्कुल 15 के आखिर में। बिल्कुल लखनऊ पैक्ट, ऑल्दो उसकी बड़ी एफर्ट थी, लेकिन उसकी लखनऊ पैक्ट के साइन होने से कुछ दिन पहले डेथ हो गई, कुछ अर्सा। क्या? फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3, बेटा, came about in 1916 because both Congress and Muslim League had same enemy, as both were dissatisfied from British rule, जी बेटा, दोनों ही ब्रिटिश रूल से काफी हद तक डिससैटिस्फाइड थे। इस वजह से लखनऊ पैक्ट 1916 में आया। यहाँ तक आपके, बाकी अब हम ज्योग्राफी करते हैं। इसका एक सवाल रहता है अभी, वो मैं इंपॉर्टेंस वाला भी रहता है, और एक सवाल इसका वो रहता है इसके मेन फीचर्स क्या थे, वो समझाने वाली चीज है, वो कल समझाऊंगा। जी ऑनलाइन, इज इट क्लियर? ये अभी हाफ हुआ है आपका, याद रखिएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? अभी पढ़ रहे जी बेटा, दो ज्वाइन द क्लास late, would you please take
सर आपकी आवाज कट रही है। Short and share in the group as well. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? सर ये सभी आ रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस कैन यू सर। हियर मी? अच्छा Yes, ये sir. मैं आपको जी बेटा मैं आपको कह रहा था कि इसको जो है